तो हमने जैसे हमारे अपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि ये मुद्रण, ये हमारे सबसे पहले चीन में, फिर जापान में, ठीक है, फिर कोरिया में, यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। अब वहां से ये जाएगा यूरोप में, अब यूरोप में कैसे आया, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्रिंटिंग कल्चर के आने से पहले, मतलब मुद्रण संस्कृति के आने से पहले पेज आया होगा, है ना, जिसपे लिखते हैं। तो क्या था पहले ना, सिल्क रूट चलता था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी ग्लोबल वर्ल्ड वाली, तो आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा, रेशमी मार्ग के बारे में। नहीं तो मैं फिर से बता देती हूँ, ये रेशमी मार्ग क्या था। सबसे पहले ना यहाँ पे ट्रेड होना शुरू होता था, ठीक है। सिल्क रूट मतलब सबसे फेमस था ये सिल्क रूट। सिल्क जो ये माल है, जो सिल्क का कपड़ा होता है, वो सबसे ज्यादा क्या करता था, ट्रेड होता था। ये ऐसे ग्लोबल है, चाइना में सिल्क आया, चाइना से फिर इस कंट्री में जाता था, इधर से फिर अरेबिक कंट्री में, इंडिया में, यूरोप में, ऐसे पूरी जगह ये एक इस तरह से रास्ता कोई एक बना हुआ था। वहां से सामानों का क्या होता था, आना जाना लगा रहता था, ठीक है। तो वहीं से हमारे क्या बोलते हैं, सिल्क, ये कपड़ा हो गया, ठीक है, स्पाइसेस हो गई, ठीक है, कहीं से स्पाइसेस जाती थी, और पेपर भी जाने लगा था। अब ये जो पेपर है, पेपर का इन्वेंशन चाइना में ही हुआ होगा, है ना, चाइना में ही हुआ था सबसे पहले, क्योंकि प्रिंटिंग कल्चर वहां पे आया। तो प्रिंटिंग कल्चर, जाहिर सी बात है, जहां पर प्रिंटिंग कल्चर आया वहां पे पेपर भी आया ही होगा। तो चाइना में पेपर आया, फिर चाइना से ये यूरोप में जाने लगा, अलग अलग जगह पे जाने लगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1295 में, 1290 के आसपास एक आदमी था जिसका नाम था मार्को पोलो। ये क्या था, एक ट्रैवलर था। इसको घूमना पसंद था, इधर से उधर चीजों को एनालाइज करना, देखना पसंद था। तो ये इटली का इंसान था, ये इटालियन था। इटालियन यूरोप में है, ठीक है, ये इटली का बंदा था, ये गया चाइना, घूमने गया, देखने गया क्या होता है, कैसा कल्चर है। फिर वहां पे उसने देखा कि यार यहाँ पे तो प्रिंटिंग ऐसे चलती है, वो लोग वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग करते हैं। तो उसने वो चीज सीखी, देखी, समझी। फिर वो वहां से जब यूरोप गया, ठीक है, यूरोप में जाने के बाद उसने यही चीज अपने देश में भी लागू करना शुरू कर दिया। इसने लोगों को इस चीज के बारे में बताना शुरू किया कि हम इस तरह से प्रिंटिंग शुरू कर सकते हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या होने लग गया, फैलने लग गया। फिर वहां पे भी किताबें बनने लगी, बुक्स बनने लगी, धीरे धीरे लाइब्रेरीज भी सेटअप होने लगी। तो एक लाइब्रेरी के बारे में मेंशन भी किया होगा आपकी बुक में, लाइब्रेरी बनने लग गई, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे पता है इसमें भी, जैसे आज तो सारी बुक सेम है, अमीर भी वही खरीदता है, और नॉर्मल इंसान को भी अगर खरीदनी है तो सेम ही खरीदता है। लेकिन पहले क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे, जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे या अमीर घर के लोग होते थे, अब वो बताऊं, ये जो प्रिंटिंग होती थी ना, ये वेलम पर भी होती थी। वेलम क्या होता है, ये बेसिकली आपके बुक में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो इसके बारे में लिखना। ये एक ना एनिमल का चमड़ा होता है, किसी एक जानवर का चमड़ा होता है, और उस पे प्रिंटिंग की जाती है, उस पे लिखाई जाती है, काफी महंगा होता है। तो इसलिए ये अमीर लोग क्या समझते थे, या किताबों पे लिखा हुआ है, पन्नों पे लिखा हुआ है, वो काफी चीप है, वो नहीं खरीदेंगे। तो ये अमीर वाला, मतलब ये वेलम पे जो लिखी हुई कलाकारी या जो भी चीज लिखी होती थी, इसको अपने पास रखते थे। और बाकी जैसे हम जैसे लोग जो मर्चेंट्स हो गए या स्टूडेंट हो गए, ठीक है, उनको भी पढ़ना रहता था, पढ़ने का काफी क्रेज चल रहा था उस जमाने में, सीखने का। तो वो काफी चीप, मतलब नॉर्मल पेपर से जो नॉर्मल सी चीज है, वो लोग वो चीज खरीदते थे, वैसी प्रिंटेड कॉपी खरीदते थे, और उसमें पढ़ना शुरू करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ना किताबों की डिमांड क्या हो गई, बढ़ने लग गई, ठीक है। किताबों की डिमांड क्यों, अब लोगों का पढ़ने का शौक बढ़ने लगा। वैसे ही नहीं था, यूरोप में ही बढ़ने लगी, हर जगह बढ़ने लग गई। सब चाहते थे कि हाँ सबको किताबें मिले, ये मिले, ठीक है। तो क्या हो गया, इन लोगों ने ना अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बनाना शुरू किया, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। क्या था उस टाइम पे ना, ये जो वुड ब्लॉक पेंटिंग है ना, जो वुड से छापने वाली, ये आई तो थी, लोगों ने सीखी भी थी, लेकिन इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई थी, पॉपुलर नहीं हुई थी। तो तब क्या चलता था, पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है उसके बारे में बताऊंगी, कौन लिखता है उसके बारे में बताऊंगी, पहले ये रीड करता है। मार्को पोलो चीन में वर्षों की खोज के बाद इटली लौट आए, अपने साथ वुड ब्लॉक वाली छपाई का ज्ञान लेकर आए, ठीक है। इन्होंने वुड ब्लॉक सीखी। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप में वुड ब्लॉक्स का व्यापक रूप से उपयोग कपड़ा, ताश खेलने और धार्मिक चित्रों को सरल संक्षिप्त ग्रंथों के साथ छापने के लिए किया गया, ठीक है। तब तो यूज होने लगा। फिर 14वीं सदी के अंत में छपी कोरियो की जिक्सी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से एक है। अच्छा, अब ये जीके के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये जब किताबों की डिमांड बढ़ने लगी, ये गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आया, ये कैसे इवोल्यूशन हो, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा था, हमारी डिमांड बढ़ने लगी। अब जो किताब बेचने वाले लोग थे, ठीक है, इन्होंने ना बुक को
बाहर भेजना शुरू किया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, समझो 1000 लोगों को किताब चाहिए लेकिन सिर्फ 500 ही बन पा रही है। वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी ना, अब सबसे पहले मैं बताती हूँ स्क्रिप्ट्स के बारे में। स्क्रिप्ट मतलब जैसे स्कूल में तो आज हम देखते हैं, अगर कोई टेप रहा है, जैसे मैंने बोल दिया यार मेरा काम कर दे, कंप्लीट नहीं है, तो वो इंसान टेप के कर देगा। ठीक है, तो टेपना ही एक तरह से, यहाँ एक चीज लिखी हुई है, इधर इस पे कुछ लिखा हुआ है, वही सेम टू सेम चीज पेपर पे उतारनी है। तो वो उतारने वाला काम जो इंसान करता था उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट्स। ठीक है, और हाथ और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जो हाथ से लिखी हुई कुछ भी चीज होती है ना, हैंड रिटन चीज होती है, उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो क्या हो रहा था, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ना, इतनी जल्दी जल्दी काम कर नहीं पा रहे थे, लोगों को काफी सारी किताबें चाहिए थी, ये लोग इतनी जल्दी काम कर नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से जितनी डिमांड थी उसकी सप्लाई मिल नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि यार अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स तो काम, मैन्युस्क्रिप्ट ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही है स्क्रिप्ट्स के द्वारा, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। जो बुक सेलर्स वगैरह थे वो सोच रहे थे कि हमें कोई नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। अब क्या करें ये लोग। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोग नई टेक्नोलॉजी क्यों लाना चाहते थे, मतलब कुछ नया ये मैन्युस्क्रिप्ट से। अब मैंने आपको बताया ना, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी तब इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, तब लोग लिखते थे वो किताबें वगैरह जो भी होती थी, लोग अपने हाथों से लिखते थे। अब उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे, क्यों चेंज, एक तो सबसे वो बहुत महंगी पड़ती थी, क्या थी, एक्सपेंसिव पड़ती थी। क्यों, क्योंकि इतने सारे लोगों को पैसा देना पड़ता था। ठीक है, एक तो महंगी पड़ती थी, दूसरा काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। ठीक है, समय काफी ज्यादा इनका लग जाता था, क्योंकि एक को दूसरे पे छापने में समय तो लगता ही है। तीसरा रीजन हमारा ये है, जो ये किताबें लिखी जाती थी ना, काफी ज्यादा वो होती थी नाजुक सी, मतलब कि नाजुक से पन्ने पे लिखी गई और वेलम पे लिखी गई, तो इसको ना मतलब ध्यान से रखना पड़ता था। अब आज क्या होता है, हम किताबें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो पहले किताबें भी अगर लिखी जाती थी तो कुछ काफी बड़ी होती थी, लाइक ऐसे अगर आप देखोगे कुछ इस प्रकार से होती थी, ये बीच की नोटबुक और इधर इधर चीजें तो काफी बड़ी होती थी, इनको हम कैरी भी नहीं कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं लेकर जा सकते थे। तो काफी ज्यादा इसके ड्रॉबैक्स थे। तब सोचा कि कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं, कोई नई चीज आती है, तो वही इन्वेंशन जो लेकर आते हैं, नया इन्वेंशन, वो आता है हमारे गुटेनबर्ग। अब गुटेनबर्ग कौन है, कैसे इन्वेंशन लेकर आते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि क्या बोलते हैं, लोग पहले वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे, स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज में आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले तो लोग हाथों से लिखना शुरू किए, फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई। ठीक है, ऑल दो मैंने अभी बताया था मार्को पोलो वुड ब्लॉक लेकर आए थे, वुड ब्लॉक वाली प्रिंटिंग, बट इतनी फेमस नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस हुई, लेकिन ऐसा होता है ना, लोगों को लगता है कि नहीं यार और इम्प्रूवमेंट चाहिए। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में भी क्या लगता था, काफी ज्यादा टाइम लगता था। टाइम कैसे, अब ये मैंने एक वुड लिया, उस पे पहले तो मैंने लिखा, फिर छापा, अब मेरे को कोई और चीज लिखनी है तो फिर मैं उस पे वो खुरेदूंगी, फिर छापूंगी, तो इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगता था और लोगों को चाहिए था कि कुछ नई चीज है। तभी आते हैं हमारी जॉन गुटनबर्ग। सबसे पहले तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, जिन्होंने कोई भी चीज फाउंड आउट करी उनकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, कौन है ये, क्या करा है इन्होंने। अच्छा, ये जो हमारे गुटेनबर्ग है ये जर्मनी के हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड हुए जर्मनी में, एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, जहाँ पे एग्रीकल्चर वाला एरिया होता है, वहां पे ये बॉन्ड हुए। इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि ये जो ग्रेप वाइन वाइन कैसे बनती है, जो ग्रेप्स होते हैं हमारे अंगूर होते हैं उसको प्रेस करके बनती है ना। तो वो ऐसी जगह पे पले बड़े जहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर देखा, किसका एग्रीकल्चर, वाइन का एग्रीकल्चर हो गया। ऑलिव फार्म्स देखा, अब ऑलिव वो गोल गोल ग्रीनिश कलर के होते हैं, उसको प्रेस करके फिर ऑयल बनाया जाता है, या 10 तरीके की चीजें बनाई जाती है। तो इन्होंने ये सारी चीजें देखी। और इनके बारे में अगर मैं कोई और चीज बताऊं तो क्या बोलते हैं, ये ना काफी अच्छे वो क्या बोलते हैं, जब हम किसी चीज को घिसते हैं ना, पॉलिश करते हैं, स्टोन को पॉलिश करना, किसी चीज को कलाकारी करना, जो वो बनाते नहीं है स्कल्पचर्स वगैरह, तो इनकी वो करने की तकनीक काफी अच्छी थी। तो जैसे अभी मैंने बताया कि उनकी वो पॉलिश करने की टेक्निक काफी अच्छी थी, तो ये ना गोल्ड स्मिथ बन गए। गोल्ड स्मिथ मतलब जो सोने की हम चीज पहनते हैं उसको डिजाइन करना, तो काफी ज्यादा फेमस, और उस चीज में ये क्या हो गए, मास्टर बन गए। ठीक है, और इन्होंने ये जो नई तकनीक निकाली थी, वो कैसे निकाली थी उसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, जो इन्होंने नई तकनीक, जो नई मैकेनिकल टेक्निक ढूंढी थी ना, वो 300 साल तक चली थी। 300 साल के बाद तो और भी कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन 300 साल तक इन्होंने जो इन्वेंशन करा था वो चला था। अब इनका इन्वेंशन क्या था उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, इन्होंने दो चीज सीखी। इन्होंने जब ये चीज देखी ना कि हम वो ऑलिव को प्रेस करते हैं, तो वो मैकेनिकली हो रहा था, वो प्रेस करना जिस तरह से हो रहा था, वो स्क्रू ऊपर बना हुआ था, फिर प्रेस हो रहा था। अब वो जो नीचे की जो प्लेट है, अब उसके ऊपर ना उन्होंने लेटर्स कार्व कर दिए। लेटर्स को मतलब लेटर्स को
खड्डा कर दिया, मतलब एक तरह से लेटर्स बना दिया। अब ये इन्होंने चीज पता है ऐसी ही सीखी थी। गोल्ड स्मिथ में भी जब ये सोना वगैरह बनाते थे, तो समझो ये ढांचा है, ढांचे के अंदर हमने वो सोना डाला, फिर बाहर निकाला तो कुछ वो ज्वेलरी सी बनी हुई आ जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो भी लर्निंग्स थी, अपनी जो भी उन्होंने देखा उसको इम्प्लीमेंट करा। कैसे इम्प्लीमेंट करा, जैसे मैं इधर वो ड्राइंग बनाती हूँ उसमें देखना, ठीक है, ये इस तरह से स्क्रू होता था, ठीक है। एक सेकेंड। मतलब कुछ ऐसे समझ लो, से ढंग से बन नहीं रही है, एक सेकेंड, ठीक है। ऐसा होता था, और ये हमारी इसके ऊपर छपाई की जाती थी, ठीक है। और ये है हमारा स्क्रू, ठीक है। ये है हमारा ये प्लेट, प्लेट जिसे मैं बोलूं, और ये मेरा है पेपर, ठीक है। अब ये जो प्लेट होती थी ना, इसके ऊपर बने थे लेटर्स A B E F G, उल्टे फुल्टे लिखे हुए थे लेटर्स। अब ये जो लेटर्स थे ना, ये मूवेबल थे। मूवेबल मतलब मैं जैसे समझ लो, अगर मुझे मेरा नाम लिखना है KUSUM, तो मैं के को इधर ले आऊंगी, ठीक है, मैं इसमें मूव करके के को इधर SUM, और फिर छाप दूंगी। तो ये तकनीक काफी ज्यादा क्या हो गई, पॉपुलराइज हो गई, मैकेनिकल भी थी, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, जो वुडन ब्लॉक्स में करनी पड़ती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स में करनी पड़ती थी, ठीक है। तो हाँ, ये डेट याद रखनी है कब इन्होंने ये इन्वेंशन करा। तब तक ना ये काफी ज्यादा मास्टर हो गए थे इस चीज में, परफेक्ट हो गए थे। तो हाँ, 1448 में गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक बाइबल छापी थी। जब इन्होंने ये तकनीक सीख ली, ये मास्टर कर लिया, ये जो मैंने आपको तकनीक बताई, तो इन्होंने जो पहली बुक छापी थी वो बाइबल। आपको पता है, अगर कोई चीज नहीं सीखता है ना, तो उसको रिलीजियस से रिलेट कर देता है। हमारे इंडिया में भी जब ये प्रिंटिंग आई थी, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, तो इन्होंने भी सबसे पहले रिलीजियस बुक्स को ही छापना शुरू करा था, ठीक है। तो पहली बाइबल छपी थी, और 3 वर्षों में 180 कॉपी छप गई थी। मतलब 3 साल के अंदर अंदर 180 बाइबल के। अब आपको उस टाइम के हिसाब से लग रहा होगा कि सिर्फ इतनी सी किताबें छापी है उन्होंने, आज तो ये रातों रात का ही काम होता है, लेकिन तब ये भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ये इनका मॉडल आया था। फिर गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। तो 1450 और 1550 के बीच अधिकांश यूरोपीय देश में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए गए। पुस्तक उत्पादन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20 मिलियन प्रतियों से बढ़कर 16वीं शताब्दी में 200 मिलियन हो गया। मतलब मिड 15 सेंचुरी के अगर बीच की बात करें, तो 20 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक क्या हो गया, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इतनी किताबें इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो अभी भी जो ये प्रिंटिंग प्रेस है, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो किताबें वगैरह बनती थी, वो ना एकदम मैन्युस्क्रिप्ट के जैसी ही दिखती थी। मैन्युस्क्रिप्ट के जैसे मतलब उन्होंने ना एकदम, जो जैसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसको एकदम खत्म नहीं करा। वो जो आर्ट था वो कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैकेनिकल प्रिंटिंग की जाती थी, उसमें ना ऐसी काफी सारी चीजें थी जो एकदम रिजेंबल करती थी, एकदम वैसी ही दिखती थी जैसे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये लेटर का जो कार्व किया जाता था, वो ढांचा जिसका बनाया जाता था, लेटर जो मूव करते थे, वो एकदम हैंड रिटन जैसे ही लगते थे, ठीक है। और क्या करते थे, ये बॉर्डर्स वगैरह बनते थे, समझो ये हमने पूरी स्क्रिप्ट वगैरह लिख दी, और यहाँ पे जो बॉर्डर्स वगैरह बनते थे ना, ये हाथों से ही बनाए जाते थे, उसको प्रिंट नहीं किया जाता था, ठीक है। और समझ लो इलिस्ट्रेशन मतलब कोई चित्र हो गई या कलाकारी हो गई, उसको भी हाथ से पेंट किया जाता था, उसको प्रिंट नहीं किया जाता, हाथ से किया जाता था। तो कुछ कुछ काफी सारी चीजें रिजेंबल करती थी एकदम मैन्युस्क्रिप्ट्स के जैसे ही। तो 15 सेंचुरी के आते आते ये इतनी 200 मिलियन कॉपी बिकना शुरू हो गई। तो अब हम ये फोटो देखेंगे, इसमें देखो ये ऐसी उनकी प्रिंटिंग प्रेस दिखती थी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, छापने वाला काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये प्रिंटिंग हो रही है स्क्रू वगैरह की मदद से। बुक देखो अभी भी बड़ी बड़ी है, ठीक है। पहले इतनी बड़ी बड़ी किताब होती थी। कंप्यूटराइज छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति होता था, इबारत कंपोजिंग होता था, मतलब जो ये छापने वाला काम कर रहा है। दूसरा दूसरा ये होता था, ठीक है, सब कुछ प्रिंट प्रिंट हो गया, बाकी के पर्सन यहाँ पे जो ये लोग बैठे हुए ये रीड कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतने सारे लोगों को काम भी मिलने लग गया, और ये अलग अलग जगह पे ये प्रिंटिंग। अब हम आगे ये देखेंगे कि उसका क्या असर हुआ, क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा प्रिंटिंग रेवोल्यूशन से, लोगों की जिंदगी पे क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।